हेलो, वेलकम बैक। तो आज जो हमारा प्रैक्टिस सेट एक चल रहा था उसी को कंटिन्यू करेंगे। तो आप सब लोग आई होप टीजीटी की जो तैयारी कर रहे होंगे इंग्लिश सब्जेक्ट से, वो चैनल को देखें और सब्सक्राइब भी करें। और जो प्रैक्टिस क्वेश्चन होते हैं उनको पढ़ें और उनको सॉल्व करें। जितना प्रैक्टिस क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे ना, क्वेश्चन को समझने की और ऑप्शन से क्वेश्चन के आंसर को टिक करने की एक अंडरस्टैंडिंग जो है वो मेंटेन होने लगेगी। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि कोई भी टर्म जब हम लोग पढ़ते हैं तो उस टर्म को हम लोग पढ़ तो लेते हैं, अंडरस्टूड हो जाता है, बट क्या होता है कि उस टर्म से रिलेटेड अदर अदर लैंग्वेजेस यूज करके ऑप्शंस में दे दी जाती है। और दैट टाइमिंग क्या होता है कि हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि विच ऑप्शन इज करेक्ट। तो वो इसीलिए हो जाते हैं क्योंकि हम लोग टर्म तो एज इट इज पढ़ते हैं, बट उससे जो प्रैक्टिस क्वेश्चन होते हैं ना वो सॉल्व नहीं करते। और जो प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व हम लोग करने हैं वो सिर्फ अपने माइंड से और अपने ही समझ से करने हैं कि इसका सेंस क्या है और इस क्वेश्चन का मतलब क्या है, तभी हमको ये हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, तो चलिए आइए प्रैक्टिस क्वेश्चन में आते हैं। 91 क्वेश्चन देखते हैं। 90 क्वेश्चन जो है वो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं और इस चैनल पे पड़े हुए हैं। तो ओनली प्रैक्टिस क्वेश्चन चैनल को आप देखते भी रहिए और सब्सक्राइब भी करते रहिए। तो चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। 91 क्वेश्चन पे देखते हैं। स्पीच इज सिल्वर बट साइलेंस इज गोल्डन। देखिए, बहुत बेहतरीन लाइन कही गई है कि स्पीच एक सिल्वर की तरह होती है, लेकिन जो साइलेंस होता है वो गोल्डन की तरह है। किस उसमें है? एंथिसिस, पर्सोनिफिकेशन, एलिट्रेशन या एपिग्राम। विच ऑप्शन इज करेक्ट? तो 91 का जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो एंटीथीसिस होगा, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे के वर्ल्ड में दिखाए गए। एक सिल्वर है और एक गोल्डन है, तो थोड़ा सा अपोजिट झलक रहा है, इसीलिए एंटीथेसिस होगा। ठीक है, राइट। और एंटीथेसिस जो है, हाँ, तो एंटीथेसिस क्या था कि विरोध या प्रतिपक्षता को दर्शाता है। एंटीथेसिस क्या दर्शाता है? एंटीथेसिस क्या दर्शाता है? विरोध और किसको दर्शाता है? ये जो फिगर ऑफ स्पीच है ना, ये सारे फिगर ऑफ स्पीच एक बार पढ़ाएंगे और उससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस जो प्रैक्टिस होंगे वो कराएंगे। तो विरोध या प्रतिपक्षता एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच है जो विचारों या विरोधाभास के रस को संदर्भित करता है। अर्थात मतलब ऐसे वर्ड्स और वाक्य के अंशों दो समूह के बीच कुछ विरोधाभास होता है, लेकिन वे एक दूसरे के विपरीत संतुलित होते हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर एक वर्ड कहा गया है यूनाइटेड, यूनाइटेड वी स्टैंड, एंड नेक्स्ट लाइन कह रहा है डिवाइडेड वी वेल, डिवाइडेड वी वेल। यानी यूनाइटेड और डिवाइडेड एक दूसरे के एंटीथेसिस हैं। ठीक है, यानी अलग है। मैन प्रपोजेस, गॉड डिस्पोजेस, टू ईयर इज ह्यूमन टू फॉरगेट डिवाइन। ठीक है, तो ये भी एंटीथेसिस में आते हैं। डिफरेंस क्या होता है एंटीथेसिस और ऑक्सीमोरन में? डिफरेंस ये होता है कि ये क्या करते हैं, ऑक्सीमोरन क्या करते हैं, किसी क्वालिटी को दो परस्पर जो विरोधी गुण को एक ही समय में और एक ही वस्तु में, दो परस्पर जो मतलब एक दो क्वालिटीज होंगी, उनको एक ही समय में और एक ही वस्तु में एक दूसरे के लिए वो दोनों दोनों जो क्वालिटी होंगी व्यक्त की जाएंगी, और ये अपोजिट होंगी, तो वो ऑक्सीमोरन होगा वहां पर। ठीक है, वहां पर क्या होगा? ऑक्सीमोरन होगा। चलिए, अब बात आती है पर्सानिफिकेशन की। तो पर्सानिफिकेशन मानवीयकरण अलंकार होता है। इसमें निर्जीव पदार्थों को, मन के भावों को इस प्रकार वर्णित किया जाता है। यानी आप ये समझिए कि जो लिविंग थिंग्स होती हैं उनको नॉन लिविंग थिंग्स से जोड़कर बताया जाता है। तो वहां पर क्या होता है? पर्सोनिफिकेशन होता है। जैसे कह दिया जाए डेथ लेस इज आईसी हैंड ऑन किंग्स। ठीक है ना, तो ये डेथ लेस आईसी हैंड ऑन किंग्स, डेथ क्या है? एक नॉन लिविंग थिंग्स है, और आईसी हैंड ऑन किंग्स, तो किंग्स क्या है यहाँ पर? लिविंग थिंग्स है। तो ऐसे ही कंपेयर थोड़ा सा जोड़ करके ही बोला जाता है, वहाँ पर्सोनिफिकेशन होता है। अब बात आती है इपीग्राम की। इपीग्राम क्या होता है? इपीग्राम होता है एक ऐसा स्टेटमेंट
जिसमें दो विपरीत विचारों को इस तरह से व्यक्त किया जाता है जो कि अपनी और दूसरों का ध्यान जो है आकर्षित कर सके और उसमें एक सरप्राइज मूवमेंट जगा सके। एपिग्राम, एलिट्रेशन तो रिपीटेशन ऑफ वर्ड, दैट इज कॉल्ड एलिट्रेशन। हैव यू रीड एंड लास्ट ईयर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया भी है, एलिट्रेशन से रिलेटेड। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं, आते हैं 92 में। सी एक्सेप्टेड द काइंड क्रूएलिटी ऑफ डॉक्टर्स नाइफ। सी एक्सेप्टेड द काइंड क्रूएलिटी ऑफ डॉक्टर्स नाइफ, विच फिगर ऑफ स्पीच? सिमली, सिमली तो नहीं है। पर्सोनिफिकेशन, मेटाफर, ऑक्सीमोरन, ऑक्सीमोरन ही लग रहा है मुझे, पर देखते हैं क्या ऑप्शन करेक्ट होगा। ऑक्सीमोरन इज करेक्ट ऑप्शन। काइंड भी है, क्रूएल भी है, और डॉक्टर्स की नाइफ की काइंड क्रूएल्टी को मैंने एक्सेप्ट किया, यानी एक ही चीज के बारे में बात हो रही है, उसी की क्वालिटी की बात हो रही है और एक ही समय में बात हो रही है, तो वहां पर ऑक्सीमोरन होगा। यानी एक ही समय में दो क्वालिटीज किसी एक ही चीज की बताई जाए तो वहां ऑक्सीमोरन होता है। ही इज अ मैन ऑफ आयरन विल। सिमली, ओनोमोटोपोइया, मेटाफर या एलिट्रेशन? तो ओनोमोटोपोइया होगा नहीं, एलिट्रेशन होगा नहीं, ही इज अ मैन ऑफ आयरन विल। आई थिंक मेटाफर होगा इसका ऑप्शन करेक्ट, मेटाफर ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट आता है 10,000 आई सा एट ग्लांस। अरे ये तो पढ़ा ही हुआ है बहुत बार। हाइपरबोल, 10,000 आई सा एट ग्लांस। हाइपरबोल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लेक्सिकल वर्ड? क्या है ये? लेक्सिकल वर्ड बोला गया है। क्या बोला गया है? लेक्सिकल वर्ड बोला गया है ये। हाँ, तो हम बात कर रहे थे कि इनमें से कौन सा लेक्सिकल वर्ड है, इनमें से कौन सा, क्या बोल रहा है, इनमें से कौन सा क्या है लेक्सिकल वर्ड है, ये पूछ रहा है। तो इनमें से जो हमारा लेक्सिकल वर्ड होगा, प्रिंसिपल है, इफ है, सम है या वेदर है। विच वन इज अ लेक्सिकल वर्ड? तो 95 का जो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा वो प्रिंसिपल ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। लेक्सिकल वर्ड होता क्या है? तो लेक्सिकल वर्ड वो होते हैं जो अपने आप में एक इंडिपेंडेंट मीनिंग रखते हैं, जो अपने आप में क्या रखते हैं? एक इंडिपेंडेंट मीनिंग रखते हैं, वो वर्ड लेक्सिकल वर्ड कहलाते हैं, जिनकी अपने आप में एक इंडिपेंडेंट मीनिंग होती है। इनकी अपने आप में एक इंडिपेंडेंट मीनिंग होती है। फिर वो नाउन भी हो सकते हैं, फिर वो वर्ब भी हो सकते हैं, एडजेक्टिव भी हो सकते हैं, एडवर्ब भी हो सकते हैं, प्रीपोजिशन भी हो सकते हैं। ठीक है, नाउन भी हो सकते हैं। ठीक है, और लेक्सिकल वर्ड्स को हम डिनोट्स करते हैं, ऑब्जेक्ट्स में डिनोट कर सकते हैं, एक्शन में डिनोट कर सकते हैं, क्वालिटीज़ में भी डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, और स्ट्रक्चर वर्ड्स प्रोड्यूस मीनिंग लाइक द टाइम ऑफ एक्शन, रिलेशनशिप बिटवीन ऑब्जेक्ट, डेफिनिट या इनडेफिनिट ऑब्जेक्ट्स हो तो लेक्सिकल वर्ड को हम यूज़ करते हैं। ठीक है, नाउन, लेक्सिकल वर्ब्स, एडजेक्टिव, एडवर्ब्स, ये सब हमारे क्या होते हैं? लेक्सिकल वर्ड हो सकते हैं। ओवरऑल ये समझने का तरीका है कि लेक्सिकल वर्ड में नाउन, प्रोनाउन, नाउन वर्ब, नाउन आता है, प्रोनाउन नहीं आता, समझिए, नाउन वर्ब आता है, एडजेक्टिव और एडवर्ब, ये चार लेक्सिकल वर्ड में आते हैं और ये इंडिपेंडेंट होते हैं। वैसे यही समझना है लेक्सिकल वर्ड। अब यही ऑप्शन चार नहीं आ जाएंगे कि अगर आ गया कि इनमें से लेक्सिकल वर्ड बताओ, तो या तो वो नाउन होगा या एडजेक्टिव होगा या एडवर्ब होगा या वर्ब होगा। ध्यान रखिए, वर्ब होगा, या तो नाउन, एडजेक्टिव, वर्ब या एडवर्ब। ठीक है, वो लेक्सिकल वर्ड के उसमें आएगा जो कि इंडिपेंडेंट होता है। मूव टू 96 क्वेश्चन, और 96 क्वेश्चन में एरर बतानी है, क्वेश्चन से पता चल रहा है। तो चलिए आइए इनको सॉल्व करते हैं। माई ब्रदर इन लॉज हु लिव इन मुंबई हैव कम टू स्टे विद इट। तो 96 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो ए करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ ब्रदर इन लॉज के स्थान पर ब्रदर इन लॉ का प्रयोग होगा। ये क्या होते हैं? ऐसे जो वर्ड लिखे होते हैं, ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, ये कंपाउंड नाउन होते हैं जो कि दो नाउन से मिलकर बने होते हैं।
तो जो कंपाउंड नाउन का प्लूरल होता है ना, वो सामान्यतः ऐसे शब्द का प्लूरल बनाया जाता है जो कि जैसे मेन शब्द जो उसका होता है ना, उसका प्लूरल बनाया जाता है। तो ब्रदर्स इन लॉ होगा, ब्रदर इन लॉ में जो मेन शब्द है वो ब्रदर है, तो ब्रदर्स इन लॉ होगा। तो जो कंपाउंड नाउन होते हैं उसमें जो मेन वर्ड होता है ना, वो उसका हम लोग क्या करते हैं, उसका प्रोनाउन बनाते हैं, उसको प्रोनाउन नहीं, उसका ही प्लूरल बनाते हैं। तो याद रखिए, जैसे एक वर्ड और ले लेते हैं, मेड सर्वेंट। क्या ले लिया? मेड सर्वेंट। अब इसका क्या बनेगा प्लूरल? मेड सर्वेंट्स बन जाएगा। ये एक मेन वर्ड लिया गया है, मेड सर्वेंट बना दिया गया। बॉयफ्रेंड को बॉयफ्रेंड्स, गर्ल स्टूडेंट को गर्ल स्टूडेंट, फीमेल डॉक्टर को फीमेल डॉक्टर्स। तो ये कंपाउंड नाउन के वर्ड होते हैं जिनमें कभी कभी लास्ट में भी एस लग जाता है और कभी कभी मिड में भी लग जाता है। वो इसलिए क्योंकि कंपाउंड नाउन का जो मेन वर्ड होता है, मेन वर्ड जो होता है, मुख्य वर्ड जो होता है, मुख्य शब्द, उसमें ही हम एस का यूज करते हैं। मुख्य शब्द आपको समझना है कौन सा है, तब सही हो पाएगा। 97 कह रहा है यू कैन गेट ऑल द इंफॉर्मेशन यू वांट इन दिस बुक। तो सबसे पहली बात, ये जो इंफॉर्मेशंस है वो इंफॉर्मेशन ही रहेगा। इंफॉर्मेशन है जो है वो इंफॉर्मेशंस नहीं होगा, वो ओनली इंफॉर्मेशन में ही रहेगा। रीज़न क्या है कि इंफॉर्मेशन वर्ड अनकाउंटेबल नाउन है। इंफॉर्मेशन वर्ड क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है। और जो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, जैसे कि न्यूज़ हो गया, इंफॉर्मेशन हो गया, लगेज हो गया और सीनरी हो गया, सीनरी हो गया, पॉटरी हो गया, सीनरी हो गया, पॉटरी हो गया, इंफॉर्मेशन हो गया, ठीक है, वर्क भी हो गया, वर्क वर्ड भी हमारा अनकाउंटेबल है, ध्यान रखिएगा। इमेजरी हो गया, इमेजरी हो गया, ठीक है, एडवाइस हो गया, ये सारे वर्ड हमारे क्या हैं? अनकाउंटेबल हैं। ये सारे वर्ड हमारे क्या है? कल्टरी हो गया, ये सारे वर्ड हमारे अनकाउंटेबल हैं। क्या हैं? अनकाउंटेबल हैं। न्यूज़, इंफॉर्मेशन, पॉटरी, वर्क, तो इनमें क्या है, इनको प्लूरल फॉर्म में ऐसे एस लगाकर नहीं बनाया जाता, ठीक है। अगर हमें इनका प्लूरल फॉर्म में इनको ऐसे मतलब एस लगाकर नहीं बनाया जाता है, गलत होता है वो। तो और इनके पहले ना तो हम ए और एन का यूज करते हैं, अनकाउंटेबल नाउन्स के पहले ना तो ए और एन का यूज किया जाता है और ना ही इनमें एस लगाकर इनको प्लूरल फॉर्मेशन में चेंज किया जाता है, ठीक है, ध्यान रहे। अगर इनका सिंगुलर बनाना है तो इनके पहले क्या लगा देते हैं? अपाइस ऑफ, अपाइस ऑफ वर्ड, राइट, अ बिट ऑफ, ये लगा देते हैं। तो प्लूरल में जब बनाते हैं तो क्या कर देते हैं कि ये जो अपाइस ऑफ लिखते हैं हम लोग, ये अपाइस ऑफ तो सिंगुलर लिखा, अपाइस ऑफ वर्क, ये अ बिट ऑफ वर्क जो है लिखा, तो इसको प्लूरल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, अपाइसेस ऑफ वर्क, अ बिट्स ऑफ वर्क, ये कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें? प्लूरल फॉर्म में। इसीलिए अनकाउंटेबल नाउन्स जो होते हैं उनको प्लूरल फॉर्मेशन में चेंज नहीं करते हैं ये। तो अब हमने ये चीज़ देखी कि इसमें जो इंफॉर्मेशन वाला पॉइंट है उसमें एरर है। इट वॉज मी हु वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग ऑल द अरेंजमेंट्स फॉर सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ हिज स्टडीज। इट वॉज मी हु वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर, तो एक पार्ट ये जो है इट वॉज मी, इसमें एरर होगा। रीज़न क्या है? इट क्या होता है? इट एक हमारा इंट्रोडक्टरी नाउन की तरह यूज होता है, जहाँ पर मान लीजिए इंसेक्ट्स हो वहाँ पर, और जहाँ पर हमको जेंडर अननोन हो, जेंडर क्या हो, हम अननोन हो, हम ना जानते हो, वहाँ पर हम इट का यूज़ करते हैं, इंसेक्ट्स में यूज़ करते हैं। और हम किस में यूज़ कर सकते हैं इट का? तो जो स्मॉल एनिमल्स होते हैं उनमें हम इट का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है।
अब बात आती है कि जब इट लगाते हैं ना, तो इट के बाद जो हमारा ये यूज होता है, ये क्या होता है, ये प्रोनाउन होता है। और ये प्रोनाउन में कौन सा प्रोनाउन होता है, जो ये हम लोगों ने एक पर्सनल प्रोनाउन पढ़ा है, तो उसमें जो हम लोग सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव पढ़ते हैं, फिर पजेसिव प्रोनाउन पढ़ते हैं, फिर पजेसिव ऑब्जेक्टिव पढ़ते हैं। तो ये जो है हमारा, ये ऑब्जेक्टिव है, तो ऑब्जेक्टिव ना यूज होकर यहाँ पर सब्जेक्टिव फॉर्म ही यूज होता है। इट के बाद क्या यूज होता है, सब्जेक्टिव फॉर्म ही यूज होता है। तो यहाँ पर होगा इट वॉज आई, इट वॉज आई। ठीक है, क्यों है, क्योंकि यहाँ वर्ब टू बी का यूज हुआ है। अब वर्ब टू बी क्या होती है, टू बी जो वर्ब होती है वो अपने साथ इज, एम, इज लाती है, और लाती है आर, वॉज और वर। ये हमारी टू बी वर्ब होती है। और एक क्या होती है, हैज़ वर्ब भी होती है, जो हैज़, हैव और हैड लाती है। एक डू वर्ब भी होती है, जो डू, डज, डिड लाती है अपने साथ। तो ये सारी टू, जहाँ पर टू बी वर्ब आ जाती है वहाँ पर क्या होता है कि उसके बाद इट हो और उसके बाद टू बी वर्ब हो, तो उसके बाद सब्जेक्टिव केस का यूज किया जाता है, ऑब्जेक्टिव केस का नहीं। इसीलिए इस पोर्शन में एरर है। नेक्स्ट, वेरी फ्यू पीपल नो दैट द क्लाइमेट ऑफ शिमला इज बेटर देन श्रीनगर। क्लाइमेट ऑफ शिमला इज बेटर देन श्रीनगर। वेरी फ्यू पीपल नो दैट, तो 99 का जो हमारा पोर्शन एरर हो जाएगा, तो इसको सब्जेक्टिव केस या नॉमिनेटिव केस, हाँ मतलब कि अगर इसके मतलब ये समझिए कि जैसे इट इज ही लिखा है, इट इज ही लिखा है, तो ये क्या है, ये हमारा हमारा क्या है, ये टू बी वर्ब हो गया, इट इज ही हो जाएगा। या ये क्या हो जाएगा, नॉमिनेटिव केस कह सकते हैं, या इसको क्या कहते हैं, सब्जेक्टिव केस भी कह सकते हैं। ठीक है, चलिए समझ में आ गया होगा। अब आते हैं नेक्स्ट, और नेक्स्ट हम देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है पार्ट सी में एरर है हमारी। सी में क्या एरर है, सी में एरर ये है कि बेटर देन श्रीनगर की जगह पे आएगा बेटर देन दैट ऑफ श्रीनगर, क्योंकि तुलना द क्लाइमेट ऑफ शिमला की गई है द क्लाइमेट ऑफ श्रीनगर के बीच में। और तुलना वाले वाक्यों में नाउन की रिपीटेशन को कम करने के लिए सिंगुलर नाउन के स्थान पर दैट तथा प्लूरल के स्थान पर दोस का प्रयोग होता है। तो इसमें क्या यूज होगा, बेटर देन दैट ऑफ श्रीनगर, बेटर देन दैट ऑफ श्रीनगर। ठीक है, मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। 100 क्वेश्चन कह रहा है एरर का, हिज सन इज वर्किंग वेरी हार्डली। सी पार्ट में एरर है, हार्डली नहीं होगा, हार्डली के स्थान पर हार्ड होगा, वेरी हार्ड। हिज सन इज वर्किंग वेरी हार्ड, क्योंकि यहाँ पर वेरी जो लग गया है ना, वो अपने आप में ही क्या है, वेरी जो वर्ड है अपने आप में ही एडवर्ब का काम कर रहा है ऑलरेडी। तो यहाँ पर इसीलिए क्या होगा, हार्डली जो होगा, हार्डली वर्ड का जो मतलब होता है HARDLY, वो होता है ना के बराबर, ना के बराबर। जबकि यहाँ सेंटेंस कह रहा है हिज सन इज वर्किंग वेरी हार्ड, यानी उसने बहुत बहुत मेहनत कर रहा है अपने काम में। ठीक है, ना के बराबर होता है हार्डली, और सेक्रेसली का मतलब ना के बराबर होता है, तो यहाँ हार्ड का यूज होगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पैसिव में चेंज करना है, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू पैसिव वॉइस, प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर द वर्स्ट। चलिए अब मजा आएगी कि पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर द वर्स्ट, यू बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट, the worst should be prepared yourself, be prepared for the worst preparation should made by you. Which option is correct, बताइए। 101 का जो ऑप्शन करेक्ट होगा, बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट। क्या होगा, बी प्रिपेयर्ड
भाई प्रश्न में क्या दिया गया है, पास्ट टेंस में इम्परेटिव सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है, प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर द वर्स्ट। ठीक है, अब इसका पैसिव वॉइस स्ट्रक्चर क्या होगा, बी होगा प्लस पास्ट होगा, पास्ट पार्टिसिपल होगा, या वर्ब की थर्ड फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है, थर्ड फॉर्म तथा यू क्या होगा, अंडरस्टूड है, यू अंडरस्टूड है मतलब यू हाइड रहेगा, अंडरस्टूड है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट, यू अंडरस्टूड है इसीलिए ये वाला ऑप्शन नहीं होगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट चलते हैं 101 के बाद 102 में और देखते हैं क्या है पैसिव वॉइस स्ट्रक्चर। तो पैसिव वॉइस स्ट्रक्चर और कह रहा है हमारा, ही टीचेस अस ग्रामर, क्या कह रहा है, ही टीचेस अस ग्रामर, वह हमें क्या पढ़ाता है, ग्रामर पढ़ाता है। अब यहाँ पर ये क्या है, टीचेस अस यानी कि प्रेजेंट की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, प्रेजेंट की बात कर रहा है। तो अब हम इसको जो चेंज करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट को, वो किस में चेंज करेंगे, प्रेजेंट, किसमें चेंज करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट को प्रेजेंट कंटिन्यूअस में चेंज करेंगे ना। तो क्या होगा यहाँ पर, ग्रामर वॉज टॉट टू अस बाई हिम, ग्रामर वी आर टॉट ग्रामर बाई हिम, ग्रामर विल बी टॉट, विल बी तो नहीं होगा, वी वर टीच्ड, आई थिंक बी ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए क्योंकि आर है और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में चेंज होगा। तो इस प्रश्न में एक्टिव वॉइस सिंपल प्रेजेंट टेंस में और पैसिव स्ट्रक्चर क्या होगा इसका, जैसा कि बताया, सब्जेक्ट होगा प्लस आर होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी प्लस ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है, बाई प्लस एजेंट जो भी दिया हो वो। नेक्स्ट है हमारा, द मैनेजर कुड नॉट एक्सेप्ट द यूनियन लीडर्स प्रपोजल्स, इसका पैसिव वॉइस क्या बनेगा, तो द यूनियन लीडर्स प्रपोजल्स कुड नॉट बी एक्सेप्टेड बाय द मैनेजर। अब कुड नॉट का तो कुडी नॉट, वर विल तो होने से रहा, तो 103 का ये ऑप्शन ही करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, वन मस्ट कीप वंस प्रोमिसेस, मतलब किसी को भी अपना प्रॉमिस रखना चाहिए, वन मस्ट कीप वंस प्रोमिसेस, किसी को भी अपना प्रॉमिस रखना चाहिए, वन मस्ट कीप्स वंस प्रॉमिसेस। तो 104 का विच ऑप्शन इज करेक्ट, तो 104 का जो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा, वंस प्रोमिसेस आर केप्ट, वंस प्रोमिसेस मस्ट केप्ट, वंस प्रोमिसेस वर केप्ट, वंस प्रोमिसेस मस्ट बी केप्ट। तो आई थिंक डी ऑप्शन करेक्ट है क्योंकि जो मॉडल्स होती हैं, मॉडल के बाद में बी यूज होगा पैसिव वॉइस स्ट्रक्चर में, और नॉट अगर होगा तो नॉट के बाद में बी यूज होगा, ये स्ट्रक्चर हम लोगों ने पढ़ा था। और मॉडल्स कैन कुड मस्ट शुड जो भी होगी, तो वंस प्रोमिसेस मस्ट बी केप्ट। नेक्स्ट है, हु पेंटेड द वॉल, पैसिव वॉइस स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करना है, हु पेंटेड द वॉल। तो हु के लिए तो बाई हुम सब में है, तो बाई हुम, पेंटेड है तो बाई हुम वॉज द वॉल पेंटेड, तो मेरे हिसाब से तो डी ऑप्शन करेक्ट है और डी ही ऑप्शन इसका करेक्ट होगा क्योंकि WH क्वेश्चन के फॉर्म में है, हु हुम वाई व्हेन विच हुज और हाउ से जब कोई सेंटेंस प्रारंभ होता है और पैसिव वॉइस में चेंज करना होता है तो नो क्वेश्चन जैसा बनाकर पैसिव वॉइस बनाते हैं, मतलब कि WH वर्ड को पैसिव वॉइस के पहले ही जोड़ देते हैं, WH वर्ड, WH यानी WH वर्ड पहले लिख देंगे, ठीक है, फिर इसके बाद वॉज या वर स्ट्रक्चर यही बनेगा, प्लस सब्जेक्ट हो जाएगा और प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म और अदर वर्ड्स हो जाएंगे, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं और देखते हैं इनडायरेक्ट नरेशन। तो सारे को पता है कि इनडायरेक्ट नरेशंस के क्या रूल होते हैं। तो पैसिव वॉइस में क्या होता है, एक्टिव वॉइस जो है 12 टेंस में चेंज की जा सकती है, लेकिन जो पैसिव वॉइस है केवल 8 की चेंज की जा सकती है। भाई सबके परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस नहीं चेंज किए जा सकते और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस पैसिव एक्टिव में नहीं चेंज किया जा सकता, ठीक है। अब बात आती है यहाँ पर 100 डायरेक्ट नरेशन की, इनडायरेक्ट नरेशन की। तो इनडायरेक्ट नरेशन में क्या नहीं चेंज किया जा सकता, इनडायरेक्ट नरेशन में परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस जो है वो नहीं चेंज किया जा सकता है,
परफेक्ट कंटिन्यूअस सबके, तीनों के, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर के, और पास्ट परफेक्ट नहीं चेंज किया जा सकता। ठीक है, चलिए 106 क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। हाउ मच विल यू पे फॉर दिस नाउ, जैक आस्क्ड द स्ट्रेंज मैन। अच्छा, नरेशन ज़्यादा इजी लगता है कंपेयर टू पैसिव एक्टिव वॉइस के। आई होप, मुझे तो नरेशन ज़्यादा बेटर लगता है। चलिए देखते हैं। तो जैक आस्क्ड द स्ट्रेंज मैन हाउ मच he would pay for that cow. तो जैक आस्क द स्ट्रेंज मैन हाउ मच ही विल नहीं होगा। हाउ मच वुड द पे फॉर दिस नाउ, दिस है तो नहीं होगा। हाउ मच वुड ही पे, तो विल यू है सेकेंड पर्सन, और स्ट्रेंज मीन्स तो ही होगा। ही वुड पे फॉर दैट नाउ, आस्क द स्ट्रेंज मैन हाउ मच, ए ऑप्शन करेक्ट होता है। यहाँ वुड जो है पहले लग गया है और सब्जेक्ट बाद में लगाया गया है, तो 106 का ए ऑप्शन करेक्ट होता है। एलिमिनेट करके ना करेक्ट कर सकते हो। ही श्योर इन द नेम ऑफ गॉड दैट ही वॉज इग्नोरेंट ऑफ द मैटर। चलिए 107 का बनाइए, क्या ऑप्शन करेक्ट होगा। ही सेड आई एम इग्नोर्ड बाय गॉड, ही डिक्लेयर्ड गॉड नोज आई वॉज इग्नोर्ड ऑफ द मैटर। तो यहाँ पर ये ध्यान रखिए, इनडायरेक्ट में दिया हुआ, डायरेक्ट में चेंज करना है। ही सेड बाय गॉड आई एम इग्नोरेंट बाय ऑफ द मैटर, ही सेड ही वॉज इग्नोरेंट ऑफ गॉड। तो ही श्योर जो है इन द नेम ऑफ गॉड दैट ही वॉज इग्नोरेंट ऑफ द मैटर। विच ऑप्शन करेक्ट होगा, तो 107 का सी ऑप्शन, ही सेड बाय गॉड आई एम इग्नोरेंट ऑफ द मैटर। नेक्स्ट है 108, ही proposed to his companions that they should not miss that chance to see the last show। तो he proposed to his companions, और जब proposed और suggested यूज होता है तो वो सेंटेंस लेट से ही शुरू होगा, और यानी कि किससे, टू अलाउ यानी आज्ञा को पाने के लिए ये सेंटेंस बनते हैं। इम्पेरेटिव सेंटेंस होते हैं। तो ही सेड टू हिज कंपेनियंस लेट अस नॉट टू मिस द चांस टू सी द लास्ट शो। हाँ, तो अब देखना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। वी शुड नॉट मिस दैट चांस टू सी द लास्ट शो, लेट अस नॉट टू मिस द चांस टू सी द लास्ट शो। He said to his companions, "Let us not to miss the chance to see the last show." ये ऑप्शन ए तो बिल्कुल एक ही जैसे दिख रहे हैं, और बी कह रहा है let us not to miss the chance, okay, not miss that chance to see the last show, not to miss the chance to see the last show। तो 108 का ऑप्शन बी करेक्ट होगा, let us not miss that chance to see the last show, यहाँ 2 नहीं लगेगा। चलिए आइए नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट है 109, सी सेड मदर प्लीज कुक मी समथिंग नाइस टुडे। तो शी टोल्ड हर, सी ऑर्डर, सी रिक्वेस्टेड होगा क्योंकि प्लीज है, मदर टू कुक हर समथिंग नाइस दैट डे। तो 109 का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा सी। नेक्स्ट हमारा कह रहा है जॉनसन सेड टू मी वेयर यू हैव बीन लास्ट नाइट। तो वेयर यू हैव बीन लास्ट नाइट, तो वेयर यू बीन लास्ट नाइट, वेयर हैव यू बीन, यानी पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में है, और ये चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। तो हैड बीन आएगा, हैव बीन नहीं आएगा, और ये भी नहीं होगा। डी ऑप्शन आई थिंक 110 का करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट है रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग टू। क्या यूज करना है, he was so excited that he could not think, sorry, so he was too excited and so he could not think। he was very too excited, he was too excited to think। मेरे हिसाब से सी ऑप्शन करेक्ट है, ही वॉज टू एक्साइटेड टू थिंक। तो इसका बन जाएगा चेंज करके ही वॉज सो एक्साइटेड दैट ही कुड नॉट थिंक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है हमारा 112, जिसमें पंचुएटेड करेक्टली करना है। स्पीक क्लियरली इफ़ यू वुड बी अंडरस्टूड।
स्पीक क्लियरली इफ यू वुड बी अंडरस्टूड। तो स्पीक क्लियरली इफ यू वुड बी अंडरस्टूड, तो इसमें तो कैपिटल में लिख दिया है, तो 112 का ऑप्शन बी करेक्ट होगा, इफ यू वुड बी अंडरस्टूड। ठीक है, नेक्स्ट है परहैप्स क्राइड, मतलब ये कहने का इसमें आपने समझा कि इसमें कॉमा के बाद जो है कैपिटल लेटर नहीं आएगा, स्मॉल लेटर ही चलेगा। ठीक है, नेक्स्ट है परहैप्स क्राइड ही देयर मे बी सच मॉन्स्टर्स दैट यू डिस्क्राइब, तो परहैप्स क्राइड ही देयर मे बी सच मॉन्स्टर एज यू डिस्क्राइब, कौन सा ऑप्शन होगा? परहैप्स क्राइड ही there may be such monster as you describe, perhaps cried he there may be such monster as you describe, perhaps cried he there may be, which option is correct? 113 का सी ऑप्शन करेक्ट है, perhaps cried he there may be such monster as you describe। चलिए नेक्स्ट आता है, there is a slavery that no legislation can abolish the slavery of caste, तो there is a slavery that no legislation can abolish the slavery of caste, तो ये तो पहला तो कम से कम कैपिटल होना चाहिए। there is a slavery that no legislation can abolish the slavery of caste, तो ये तो होगा, तो क्योंकि ये पॉइंट जो होते हैं ना इसके बाद एक्सप्लेन करने वाला होता है, कॉमा नहीं लगेगा। 115 क्या कह रहा है? वेल्थी में सीक अस बट विजडम मस्ट बी सॉट, तो वेल्दी में वेल्थ में सीक अस बट विजडम मस्ट बी सॉट, ओके सी तो नहीं होगा, तो 115 का ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आता है 116, चूज द करेक्ट वर्ड टू फिल द ब्लैंक, 10 माइल्स अ लॉन्ग वे टू वॉक, 10 माइल्स, ओके क्या होगा ऑप्शन? 10 माइल्स आर, 10 माइल्स आर होगा या इज या आर बीइंग, 10 माइल्स इज होगा। 116 का 10 माइल्स इज, 10 माइल्स इज 5 रुपीज इज, 5 रुपीज इज। ठीक है, नेक्स्ट आइडेंटिफाई द ऑड वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग, जॉय हैप्पीनेस सॉरो ब्लिस, विच ऑप्शन इज करेक्ट? तो आई थिंक बी ऑप्शन इज करेक्ट, क्योंकि बाकी सब जो हैं जॉय हैप्पीनेस एंड ब्लिस समानार्थी हैं, तो ब्लिस भी क्या होता है? समानार्थी है। नेक्स्ट कह रहा है कॉज ऑफ स्पेलिंग एरर आर साइलेंट लेटर, पुअर पंचुएशन, वन लेटर डिफरेंट साउंड, सारे हो सकते हैं इसमें, सारे हो सकते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट आर्टिकल्स, द ताजमहल इज monument symbolizing love, okay, the Taj Mahal is a monument symbolizing love। 119 का ए होगा, ऐतिहासिक भवन और घटनाओं के पहले दा का यूज होता है, और मोन्यूमेंट क्या है? एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, तो उससे आरंभ होगा कॉन्सोनेंट साउंड, इसके पहले ए का यूज होगा, क्योंकि वॉवेल साउंड तो निकल नहीं रही है। नेक्स्ट है 120, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट प्रीपोजिशन, ओके, I tried to relieve them their poverty, I tried to relieve them, टू तो होगा तो ये छोड़ दो, I tried to relieve them of their poverty। 120 का बी ऑप्शन करेक्ट है, ट्राई टू डू समथिंग एंड रिलीव समबडी ऑफ समथिंग का प्रयोग होता है, रिलीव समबडी ऑफ समथिंग, रिलीव, ट्राई टू डू समथिंग, ट्राई टू डू समथिंग एंड रिलीव somebody of something। ठीक है, चूज द करेक्ट फ्रेज टू कंप्लीट द प्रोवर्ब, गॉड हेल्प दोज हु प्रे टू हिम, टर्न टू हिम, हेल्प themselves, वर्शिप हिम, हेल्प themselves। 121 का बी, गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प themselves, सही प्रोवर्ब है।
fill in the blanks with correct preposition. When she parted her parents, ओह ये तो आधा रह गया, अरे ही नहीं रहा है, अब क्या होगा, होगा होगा। तो 122 क्या कह रहा है, 122 कह रहा है when she parted her parents, her eyes were full of tears. Her parents, her eyes were full of tears. So when she parted from, when she parted from, part from somebody और part with something, मतलब किसी के साथ पार्ट कर रहे हैं तो पार्ट विद और पार्ट फ्रॉम समबडी, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स। नेक्स्ट है 123, द डीफ लर्न टू कम्युनिकेट विद अनदर साइन लैंग्वेज। तो द डीफ, ओह क्या कह रहा है, द डीफ लर्न टू कम्युनिकेट विद अनदर अकॉर्डिंग टू साइन लैंग्वेज, स्पाइट ऑफ साइन लैंग्वेज, बाई मीन्स और नेक्स्ट है डी बट फॉर। 123 बाई मीन्स ऑफ। द डीफ लर्न टू कम्युनिकेट विद वन अनदर, एक दूसरे के साथ साइन लैंग्वेज में कम्युनिकेट कर सकते हैं। कौन, डीफ कम्युनिकेशन सीख सकते हैं। बाई मीन ऑफ 123 का बी सही है। बाई मीन ऑफ समथिंग का मतलब होता है, इसका अर्थ होता है बाई हेल्प ऑफ समथिंग, ठीक है। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट 124 का आई, 124 का करेक्ट ईडियम। आई fill in the blanks of her in the crowd. I held a glimpse, I threw a glimpse, I wanted a glimpse, I caught a glimpse of her in the crowd. तो 124 का डी सही होगा कि मैंने क्राउड में भी तुम्हारी एक ग्लिम्स पकड़ ली। ग्लिम्स का अर्थ होता है झलक, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है इस सेट का, प्रैक्टिस क्वेश्चन का, और वो है द विलेजेस रीड एंड राइट मदर टंग। तो द विलेजेस कैन रीड एंड राइट मदर टंग। तो बी ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि बी ऑप्शन एबिलिटी और कैपेसिटी के लिए यूज होता है। बी ऑप्शन करेक्ट होगा क्योंकि वो एबिलिटी और कैपेसिटी के लिए यूज होता है, और मे जहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ होती हैं वहाँ यूज होता है। शुड मोस्टली यूज होता है जहाँ पर कोई चीज़ इम्पोर्टेंट हो और रूल रेगुलेशन के अंडर में हो, वहाँ पर शुड यूज होता है। तो कैन ऑप्शन यहाँ पर यूज होगा। तो ये 125 क्वेश्चन जो हैं वो आपके कंप्लीट हो गए हैं। एक सेट कंप्लीट हो गए, 2 सेट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। अब 125 जो क्वेश्चंस होंगे वो क्या कहते हैं, 3 पार्ट में ही अपलोड हो पाएंगे। 2 सेट कंप्लीट हो गए। प्रैक्टिस नेक्स्ट लेक्चर में 3rd प्रैक्टिस सेट आएगा, और ऐसे करते करते प्रैक्टिस क्वेश्चंस लगाते रहने हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू।